हमारे पाठ्यक्रम में नागार्जुन की एक बहुत प्रसिद्ध कविता शामिल है, प्रेत का बयान। नागार्जुन का मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। यात्री उपनाम से भी लिखते रहे, मैथिली में भी लिखा, हिंदी में भी लिखा, बिहार से थे और प्रगतिशील चेतना के अत्यंत महत्वपूर्ण कवियों में से एक है। नागार्जुन की कविताओं में स्वाधीन भारत की ढेर सारी चिंताएं देखने को मिलती हैं। ये उस मूल्यबोध के कवि हैं जो समाज के यथार्थ पे लगातार पैनी निगाह जमाए हुए हैं। समाज में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, जो विसंगतियां हैं, जो बुराइयां हैं और लोकतंत्र की रक्षा करने वाले प्रहरी लोगों में जो हमारे सो कॉल्ड, जिन्हें हम नेता कहते हैं, उनके व्यक्तित्व में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है या जो खामियां हैं, उसको लेकर के बहुत तीव्र गति से लगातार वो प्रहार करते रहे। और आलोचकों का यह कहना भी है कि मध्यकाल में जो व्यंग्य की धार कबीर के पास थी, आधुनिक काल में वैसी तीव्रता या वैसी धार नागार्जुन की कविताओं में देखने को मिलती है। लोक जीवन की जो समस्याएं हैं, लोक जीवन के जो मूल्य हैं, उन मूल्यों की पहचान है नागार्जुन की कविताओं में। और एक सच्चा और जीवंत कवि वही होता है जो अपने समय की धड़कनों को पहचानता है, लोक जीवन की समस्याओं को पहचानता है, उसको कैद करता है अपने शब्दों में और समाज कैसे बेहतर हो, उस बेहतर समाज का सपना बुनता है। नागार्जुन की यह कविता एक ऐसे यथार्थ बोध पर आधारित कविता है जिसमें कवि यह बताने का प्रयास कर रहा है कि बिहार में शिक्षकों की कितनी बुरी हालत थी उन दिनों, आज भी है कमोबेश वैसी हालत। राष्ट्र निर्माता कहा जाने वाला शिक्षक जो पढ़ाता है, लिखाता है, नई पीढ़ी को तैयार करता है और नई पीढ़ी जितनी बेहतर होगी, समाज बेहतर होगा, राष्ट्र बेहतर होगा। लेकिन पीढ़ी को तैयार करने वाला जो शिक्षक है वह भूख से मर जाए, और वह भी कब? स्वाधीन भारत में। तो इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति कुछ और नहीं हो सकती है। प्रेत का बयान कविता उस शिक्षक की अभिव्यक्ति है, उस शिक्षक की आत्मा अभिव्यक्ति है, जिसमें कि वह बताता है कि कैसे वह मरा है, कैसे उसकी मृत्यु हुई है। और साथ ही साथ यह कविता हमारी व्यवस्था पे एक प्रहार करती है, चोट करती है, व्यंग करती है। बताती है यह कविता कि स्वाधीन भारत में एक शिक्षक का इस तरह से भूख से मर जाना किस तरह से लोकतंत्र और स्वाधीन भारत के सपनों पे एक तरह से एक करारा प्रहार है। इसी बात की अभिव्यक्ति को लेकर के यह कविता लिखी गई है। आप सब जानते हैं प्रेत कौन होता है। मरने के बाद ऐसा कहा जाता है कि मान्यता है हमारे यहाँ कि मरने के बाद जो आत्मा होती है वह स्वर्ग जाती है या नरक जाती है, अलग अलग जगहों पे जाती है। तो जो प्रेतात्माएं होती हैं, यानी कि वे आत्माएं, सामान्यतः प्रेतात्माओं के बारे में कहा जाता है कि ये वे आत्माएं होती हैं जो समय से पहले जिनकी मृत्यु हो जाती है और किसी खराब घटना से जिनकी मृत्यु होती है, तो वो आत्माएं क्या होती हैं? प्रेत बन जाती हैं। इस प्रेत के बयान में एक शिक्षक जिसकी असमय मृत्यु हुई है, उसकी बातचीत हो रही है यमलोक के महाराज से। ठीक है, दोनों के बीच का संवाद है और इसी संवाद के बीच से वह जो यथार्थ है, जो यह स्थिति है, एक शिक्षक की स्थिति है, देश की जो स्वाधीन व्यवस्था पे जो चोट है, भूखमरी बदहाली की जो स्थिति है, उसको कवि ने बहुत सूक्ष्मता से और संजीदगी के साथ उकेरा है। ठीक है बच्चे, अब कविता पे आते हैं। कविता शुरू होती है, ओरे प्रेत कड़क कर बोले नरक के मालिक यमराज, सच सच बतला कैसे मरा तू, भूख से, अकाल से, बुखार, काला जार से, पेचिश, बदहजमी, प्लेग, महामारी से कैसे मरा तू, सच सच बतला। मृत्यु के बाद वह प्रेतात्मा नरक के मालिक जो है यमराज, उनके पास वह आत्मा पहुंची है और तब कड़क करके नरक के मालिक यमराज कहते हैं, ओरे प्रेत सच सच बतला कैसे मरा तू। उस प्रेत से उसकी मृत्यु का कारण यमराज पूछते हैं कि तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? भूख से मरा, अकाल से मरा। ये भूखमरी, ये अकाल, ये सारी चीजें किस बात की सूचना देती हैं? अप्रियता की सूचना देती हैं कि भूख से कोई व्यक्ति मर जाए, वो भी स्वाधीन भारत में, एक आजाद देश में कोई व्यक्ति अगर भूख से मर रहा है तो यह पूरी व्यवस्था और पूरे सिस्टम पे क्या है? एक सवालिया निशान है
कि कैसे भूख से कोई व्यक्ति मर सकता है। बुखार से मरा, कालाजार से मरा, पेचिस, बदहजमी, प्लेग या इस तरह की महामारी से मरा, कैसे मरा तू, सच सच बतला। यमराज प्रश्न करते हैं और मृत्यु का कारण पूछते हैं कि किस तरह से तुम्हारी मृत्यु हुई। खड़ 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 हड़ हड़ हड़, कांपा कुछ हाड़ों का मानवीय ढांचा। एक दृश्य प्रस्तुत कर रहा है कवि कि वह जो प्रेत, जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, हड्डियों का ढांचा है, कांपते हुए, और जब वह कांप रहा है यमराज की तेज आवाज सुनकर, तो क्या है, खड़खड़ाहट की आवाज उसकी हड्डियों से आ रही है। हड़ 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 हड़, कांपा कुछ हाड़ों का मानवीय ढांचा, नचाकर लंबी चमचों सा पंचबुरा हाथ, और हड्डियों का अपना हाथ नचाते हुए, घुमाते हुए, रूखी पतली किटकिट आवाज में प्रेत ने जवाब दिया। अपनी दबी हुई रूखी पतली आवाज में वह जवाब देता है, महाराज सच सच कहूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, अब हम गुलाम नहीं, नागरिक हैं हम स्वाधीन भारत के। प्रेत कहता है कि मैं सच बताऊंगा, बिल्कुल झूठ नहीं कहूंगा। और पहली स्थिति यह स्पष्ट करता है कि अब हम क्या हैं, गुलाम नहीं रहे, अंग्रेजों का शासन क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है, और हम स्वाधीन भारत के नागरिक हैं। तात्पर्य यह है कि एक व्यंग किया है लेखक ने, कवि ने यहां पे, कि स्वाधीन भारत का मतलब क्या है, सुख शांति, सब एक सुखमय जीवन जी सके, और हमारा लोकतंत्र और हमारे नेता और लोकतंत्र में बैठे हुए लोग जिनके पास एक जिम्मेदारी है जनता को एक अच्छा जीवन देने की, सुविधाएं देने की, उस तरह से समाज का और लोगों का जीवन संचालित हो सके। आप याद करिए धूमिल की कविता रोटी और संसद। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं वह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद कौन है। वह तीसरा आदमी लोकतंत्र में बैठे हुए हमारे नेता हैं, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वह हर व्यक्ति को काम मिल सके, अच्छा जीवन मिल सके, रोटी मिल सके, इसकी जिम्मेदारी तय हो सके। वहां पे विकास कैसे गांव-गांव तक पहुंचे, लोगों का जीवन कैसे बेहतर हो सके, ये जिम्मेदारी सुनिश्चित करती है संसद। यहां पे प्रेत कह रहा है कि मैं उस स्वाधीन भारत का नागरिक हूं जिसको यह हक है बेहतर ढंग से जीवन जीने की। लेकिन कैसा बेहतर जीवन वह जी रहा है, आगे की कविता में आप देखें। पूर्णिया जिला है, अपना परिचय देता है, नागरिक है हम स्वाधीन भारत के। पूर्णिया जिला है सूबा बिहार के सीवान पर, थाना धमदाहा। बिहार में एक महत्वपूर्ण जिला है पूर्णिया, ठीक है, जहां से बृहस्पतिनाथ रेणु भी हुए। तो पूर्णिया जिला का निवासी हूं, बिहार प्रांत है, बिहार राज्य का रहने वाला हूं। थाना कहां से है, धमदाहा। बस्ती रुपौली, जात का कायस्थ, उम्र कुछ अधिक 55 साल की, पेशा से प्राइमरी स्कूल का मास्टर था। तनख्वाह थी 30 रुपया, सो भी नहीं मिली, मुश्किल से काटे हैं 1 नहीं 2 नहीं 9 महीने। घरनी थी, माँ थी, बच्चे थे 4, आ चुके हैं वो भी दया सागर करुणा के अवतार, आप ही की छाया में। अब वह अपनी बात कहता है, मास्टर कहता है कि मैं बिहार के पूर्णिया जिले से हूँ, थाना है धमदाहा, बस्ती रुपौली और जात का कायस्थ हूँ। मेरी उम्र कुछ अधिक नहीं 55 साल की है, और पेशे से मैं प्राइमरी स्कूल का मास्टर था, प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था। तनख्वाह थी 30 रुपए, सो भी नहीं मिली, मुश्किल से काटे। 30 रुपए की तनख्वाह मुझे मिलती थी और वह भी समय से नहीं मिली, तो बड़ी मुश्किल से मैंने जिंदगी के दिन काटे हैं। 1 नहीं 2 नहीं 9 महीने, कि 9 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती थी, 9 महीने तक पैसे नहीं आते थे, तो बड़ी मुश्किल से जिंदगी के दिन मैंने काटे हैं। और बिहार की यह अभी भी स्थिति है कि वहाँ शिक्षकों को वेतन हर महीने समय पे नहीं मिलता है, वक्त लग जाता है, 3-3 महीने 4-4 महीने, पहले तो और बुरी हालत थी। तो समय पे तनख्वाह का न मिलना, समय पे सैलरी का न मिलना एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए या अत्यंत मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जिसका जीवन ही उस सैलरी पे टिका हो, तो आप समझें कि जब पैसा नहीं आता है, सैलरी नहीं मिलती है, तो कितनी खराब स्थिति हो सकती है उस परिवार की, उस लोगों की। तो उसका बयान दर्ज करते हुए प्रेत कह रहा है
कि एक नहीं, दो नहीं, 9 महीने बहुत बदहाली में मैंने काटे हैं। घरनी थी, मतलब पत्नी थी है नहीं, याद कीजिए, ध्यान दीजिएगा। माँ थी, बच्चे थे 4, आ चुके हैं वो भी दया सागर, करुणा के अवतार आप ही की छाया। मतलब माँ, पत्नी और 4 बच्चे, वह भी यमराज की शरण में, उनकी छाया में आ चुके हैं। ये पंक्ति इस कविता की यथार्थ की सबसे प्रामाणिक या सबसे मजबूत पंक्ति है। भूख से वह स्वयं नहीं मरा है, उसके पहले उसके 4 बच्चे मर चुके हैं, उसकी पत्नी मर चुकी है और उसकी मां भी मर चुकी है। आप देखें कि वह स्वाधीन भारत, जिस स्वाधीन भारत में हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति अच्छा जीवन जीने के सपने देखता है, विकास की बात सोचता है, उस स्वाधीन भारत में अगर किसी की मृत्यु भूख से हो रही है तो यह कितनी शर्मनाक स्थिति है। इस पूरे सिस्टम पे कितना करारा व्यंग है कि एक स्वाधीन, एक स्वतंत्र देश में वहां के नागरिकों की मौत हो रही है, और वह मौत किससे हो रही है? भूख से हो रही है। प्रेत, वह मास्टर बयान देते हुए कहता है कि मैं नहीं, मेरी पत्नी, मेरे 4 बच्चे और मेरी माँ भी आपकी शरण में आ चुके हैं, उनकी भी मौत भूख से हो चुकी है, मैं ही बाकी वो बचा हुआ था। क्योंकि कर्मी की पत्तियां अभी कुछ शेष थी हमारे अपने पुस्तैनी पोखर में, मनोबल शेष था सूखे शरीर में। उस पूरे परिवार में अकेले मास्टर ही अंत तक बचा था, जो अब मृत्यु को प्राप्त करके यमराज की शरण में जा चुका है। वो कहता है कि हमारा जो पुस्तैनी पोखर है उसमें कुछ कर्मी की पत्तियां थी, उन पत्तियों को खा खा कर मैं किसी तरह से क्या था, जिंदा था। खाने के लिए अनाज नहीं थे, रोटी नहीं थी, तो अपने पोखर में कुर्मी की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों को खा करके वह किसी तरह से अपना समय गुजार रहा था, जिंदा था। और कहा हमारे मनोबल शेष था सूखे शरीर में। शरीर तो सूखता जा रहा था, समाप्त हो जा रहा था, और होना ही था, क्योंकि अन्न नहीं मिल रहे थे, अन्न का एक दाना भी नहीं नसीब हो पा रहा था, रोटी नहीं मिलती थी खाने को, तो शरीर को तो सूखना ही था। लेकिन मनोबल ऊंचा था, किसी तरह से उस तकलीफ से, उस पीड़ा से, उस भूख की जो त्रासदी थी, उस भूख की त्रासदी से वह लड़ रहा था अपने मनोबल से। लेकिन एक दिन वह मनोबल भी क्या हो गया, धाराशायी हो गया, टूट गया। अरे वाह, भभा कर हंस पड़ा नरक का राजा। यह सवाल सुनते ही, यह उत्तर सुनते ही वह हंस पड़ा नरक का राजा। दमक उठी झालरे कंपमान सिर के मुकुट की, फर्श पर ठोक कर सुनहरा लौहदंड। अविश्वास की हंसी हंसा दंड पाणी महाकाल। बड़े अच्छे मास्टर हो, आए हो मुझको भी पढ़ाने, भी आए हो मुझको भी पढ़ाने, मैं भी बच्चा हूं, वाह भाई वाह, तो तुम भूख से नहीं मरे? प्रश्न किया। देखिए, जैसे ही यह उत्तर देता है मास्टर, प्रेत का बयान जो है मास्टर का, तो हंसता है, यमराज हंसता है, और हंसने से उसके ऊपर जो झालरें थी मुकुट में, उससे एक चमक पैदा होती है। उसका दृश्य कवि ने प्रस्तुत किया, और फर्श पर, नीचे फर्श पर अपने हाथ में जो दंड है, उस दंड को ठोक कर, अविश्वास, उसे भरोसा नहीं होता है, अविश्वास की हंसी हंसा दंड पाड़ी महाकाल, और कहता है बड़े अच्छे मास्टर हो, आए हो मुझको भी पढ़ाने। वह व्यंग करता है कि ऐसा मुझे भी तुम नरक में आकर के भी क्या कर रहे हो, ज्ञान देना शुरू कर चुके हो। जैसे तुम बच्चों को पढ़ाते हो, तो मुझे भी तुम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, मैं भी बच्चा हूं, वाह भाई वाह, तो तुम भूख से नहीं मरे। प्रश्न किया, तुम भूख से नहीं मरे? तात्पर्य यह है कि भूख की बीमारी कोई बीमारी थी ही नहीं, जैसे इतनी सामान्य सी बात थी। भूखमरी को कोई त्रासदी के रूप में देख ही नहीं रहा था। इतने सारे लोग मर रहे थे, यानी कि जो चीजें बिल्कुल हमारे परिचय का हिस्सा हो जाती हैं, जिसपे हमारा कोई ध्यान नहीं जाता है, जिसपे हमारी कोई निगाह नहीं जाती है, और वो एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे समय और हमारे समाज में वो चीजें व्याप्त होती हैं। अब किसी समय में आप देखें, कोविड महामारी आई थी तो कितना डरते थे ना। अब स्थिति यह हो गई कि कहें कि कोविड है तो सामान्य सा लगता है ना, सामान्य सी बात। तो समस्या जब बहुत सामान्य बन जाए
तो समझना चाहिए कि उस समस्या पे हमारा ध्यान नहीं है। यहाँ भुखमरी जैसी समस्या के बारे में कवि बताना चाह रहा है कि है ही नहीं किसी का ध्यान, कि यह भी एक बड़ी समस्या है, यह भी एक बड़ी त्रासदी है, यह भी एक जानलेवा बीमारी है। और वह जो एक अविश्वास है यमराज के प्रश्नों में, वह इसी की सूचना देता है कि भुखमरी को लेकर के सिस्टम जो है, तंत्र जो है, वह कितना लापरवाह है। आगे कहा, हर से ज्यादा डाल कर जोर होकर कठोर प्रेत फिर बोला। जब अविश्वास की हंसी हंसता है यमराज, तो अपनी बात को और जोरदार तरीके से ठोक कर कहते हुए प्रेत कहता है, अचरज की बात है, यकीन नहीं करते आप क्यों मेरा? कीजिए न कीजिए न आप चाहे विश्वास, साक्षी है धरती, साक्षी है आकाश, और भले नाना प्रकार की व्याधियां हो भारत में, किंतु उठाकर दोनों बाह किटकिट करने लगा प्रेत, किंतु भूख या क्षुधा नाम हो जिसका, ऐसी किसी व्याधि का पता नहीं हमको। सावधान महाराज, नाम नहीं लीजिएगा हमारे समक्ष फिर कभी भूख का। अचरज की बात है, कहता है प्रेत फिर जोर दे करके कि आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? क्योंकि आप देखें पीछे की पंक्ति में यमराज अविश्वास की हंसी हंस रहा है। उसकी बातों पर प्रेत को कह रहा है कि तुम मुझे भी यहाँ क्या करने आए हो? पढ़ाने आए हो। तो इससे प्रेत थोड़ा सा झल्लाता है और अपनी बात को जोर देकर कहता है कि आप मेरी बात का यकीन कीजिए न कीजिए, विश्वास कीजिए न कीजिए, यह धरती और आकाश क्या है? साक्षी है। वो कहना चाह रहा है कि नाना प्रकार की व्याधियां हो भारत में, नाना प्रकार की समस्याएं और महामारियां हो, पर वह दोनों हाथ किटकिट करने लगा प्रेत, किंतु भूख या क्षुधा नाम हो जिसका, ऐसी किसी व्याधि का पता नहीं हो। लेकिन भूख जैसी भी कोई महामारी है, भूख जैसी भी कोई बीमारी हो, इसके बारे में हमें पता नहीं है। जबकि वह मरा किस चीज से है? भूख से ही मरा है। उसकी मृत्यु भूख से हुई है, उसके परिवार के लोगों की भी मृत्यु क्या हुई है? भूख से हुई है। लेकिन ये कहना कि भूख जैसी चीज को तो मैं जानता ही नहीं हूं, यह करारा व्यंग है और उस यथार्थ की वानगी है, जहां कवि यह बताना चाहता है कि इतनी बड़ी समस्या, इतनी गहरी महामारी, और इस पे किसी का ध्यान नहीं है, कोई इसे गंभीर समस्या के रूप में देख नहीं रहा है। क्योंकि जो व्यवस्था, जो सिस्टम, जो लोकतांत्रिक मूल्य, जिस लोकतांत्रिक मूल्य में देश की हर एक जनता के लिए रोटी की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वह उस लोकतंत्र में बैठे हुए प्रहरी और हमारे जो नेतागण हैं, उनकी निगाह में भूख कोई बड़ी समस्या नजर नहीं आती है। इसी स्थिति का वर्णन वहां किया है। ठीक है, सावधान महाराज, नाम नहीं लीजिएगा हमारे समक्ष फिर कभी भूख का। कहा कि सावधान, भूख जैसी कोई चीज तो है ही नहीं, भूख जैसी समस्या तो इस देश में कुछ है ही नहीं, इसलिए मेरे सामने भूख का कभी नाम मत लीजिएगा। निकल गया भाव आवेश का, तदनंतर शांत स्तमित स्वर में प्रेत बोला, जहां तक मेरा अपना संबंध है सुनिए महाराज। और जब यह बात बोलता है तो उसका आक्रोश थोड़ा कम होता है और अपनी बात बताते हुए कहता है कि जहां तक मेरी बात है तो सुनिए महाराज, तनिक भी पीर नहीं, दुख नहीं, दुविधा नहीं, सरलता पूर्वक निकले थे प्राण, सह न सकी आंत जब पेचिश का हमला, सुनकर दहाड़ स्वाधीन भारत के भूख मरे स्वाभिमानी सुशिक्षित प्रेत की रह गए निरुत्तर महामहिम नरकेश्वर। जहां तक मेरा अपना संबंध है, प्रेत कहता है, सुनिए महाराज, तनिक भी पीर नहीं, दुख नहीं, दुविधा नहीं, मेरी जो मृत्यु हुई थी उस मृत्यु में मुझे जरा भी पीड़ा नहीं हुई, दुख नहीं हुआ, मरने में कोई दुविधा नहीं आई, सरलता पूर्वक निकले थे प्राण। यह भी एक तरह का व्यंग है कि आसानी से मैं मर गया, यानी कि भूख से मरने को लोग कितनी आसान मौत समझते हैं, यानी कि भूख से मर जाने वाली जो मौत है उस पर किसी का ध्यान है ही नहीं, इसलिए वह सरल मौत है। उसी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सरलता पूर्वक निकले थे मेरे प्राण, सह न सकी आंत जब पेचिश का हमला। आंत की एक बीमारी है पेचिश, ठीक है, कई तरह के कारणों से यह पेचिश की बीमारी होती है, लेकिन आंत जब बहुत खाली हो, यानी कि पेट जब खाली हो, तो आंत में एक मरोड़ उठती है और उस मरोड़ से एक भयंकर दर्द होता है, और यह दर्द न सहते हुए भी, इस दर्द को न सहने की स्थिति में इस शिक्षक की क्या हो गई है? मौत हो गई है। यानी कि इसके पेट का जो दर्द था, जो पेचिश था, वह प्रकारांतर से भूख का दर्द था।
पेट न भरने से उठने वाला जो दर्द था, उस दर्द को वह सह नहीं सका और एक दिन उसके क्या हो गए, प्राण निकल गए। सह न सकी आंख जब पेचिश का हमला, और तब मेरी मौत हुई। सुनकर दहाड़ स्वाधीन भारत के भूखमरे स्वाभिमानी सुशिक्षित प्रेत की। और यहाँ पे स्पष्ट करता है कि दहाड़ करके वह कवि प्रेत कहता है सुशिक्षित शिक्षक, जो स्वाधीन भारत का शिक्षक है, जो जिसके ऊपर इस राष्ट्र को, इस समाज को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। तो देखिए यहाँ कवि ने बताया कि वह जो शिक्षक है वह स्वाभिमानी शिक्षक है, ठीक है, सुशिक्षित शिक्षक है, जिसकी मृत्यु क्या हुई है, भूख से हुई है। और उसके इस उत्तर को सुनकर महाराज जो थे महामहिम नरकेश्वर, वो निरुत्तर हो गए, उनके पास अब कोई जवाब नहीं था और कविता यहाँ समाप्त होती है। और पूरी कविता में एक व्यवस्था पे व्यंग किया गया है कि जहाँ कर्मचारी जो शिक्षक कर्मचारी हैं उनके वेतन पे ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है, और पता नहीं और कितने सारे लोग जो इस समाज में भूख से मर जाते हैं। आप सोचें कि एक शिक्षक जो नौकरी पेशे में था, वह जब भूख से मर रहा है, उसको समय पे जब वेतन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोग जिनके पास करने को कुछ काम नहीं है, वेतन का कोई आसरा नहीं है, तो ऐसे कितने लोग भूख से मरते रहे होंगे और मर रहे होंगे। इसका वर्णन इस कविता में आया है और इसी प्रसंग की तरफ कवि ने संकेत किया है। आज भी आप देखें कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। बहुत गरीबी है इस देश में, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में भी बहुत गरीबी है। और उस गरीबी के कारण पेट के न भर पाने से तमाम तरह के लोग, बहुत सारे लोग जो हैं वो असमय मृत्यु के शिकार हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये एक जो समस्या है, भूख की समस्या, रोटी की समस्या, एक बड़ी समस्या है और इसी की तरफ संकेत करते हुए कवि ने इसे एक प्रेत के बयान के रूप में दर्ज किया है कि भूख से मरा हुआ जो आदमी है वह प्रेत बनकर कैसे अपना बयान दर्ज करा रहा है। यमराज और उसके बीच प्रेत का संवाद है और इसी संवाद के माध्यम से स्वाधीन भारत की जो व्यवस्था है, लोकतांत्रिक मूल्य में सरकारों का जो रवैया है, एक अनसुनापन, एक ढंग की मनमानी, जिसमें कि जनता के हितों को बहुत तरजीह न देना, जनता की समस्याओं को बहुत गंभीरता से न सुनना और उस जनता की समस्या पे ध्यान न देने और जनता की समस्या को ठीक से न सुन पाने के कारण जनता किस तरह से बदहाल जीवन जीने और अंत में मृत्यु को प्राप्त करने के लिए विवश हो जाती है। इसी भावबोध के साथ इस कविता पे नागार्जुन ने बातचीत की है। जहाँ तक कविता के शिल्प पक्ष की आप बात करें तो संवाद शैली में लिखी गई कविता है, ठीक है, और अभिधामूलक कविता है। बिल्कुल सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में भावबोध कवि यहाँ स्पष्ट कर दे रहा है। और साथ ही साथ आप देखिए कि एक चित्रात्मक शैली भी है। कविता पढ़ते हुए आपके सबके सामने, आंखों के सामने क्या है, एक दृश्य, एक चित्र क्या होता जा रहा है, उपस्थित होता जा रहा है। और कवि ने बहुत संजीदगी के साथ जो भाव है, जो मूल्य है कविता का, जो व्यंग है कि भूखमरी जैसी समस्या पे किसी का ध्यान नहीं है और वह कितनी बड़ी महामारी है इस स्वाधीन भारत में, उसकी तरफ संकेत किया है। उसमें वह पूरी तरह से सफल भी, ठीक है प्यारे बच्चों।